अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा कोविड-19 के मतलब बात करेंगे। कोविड-19 जो है, इट्स नेम ऑफ द डिज़ीज़ विच इज़ कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019 में चूँकि डॉक्यूमेंट हुई थी 2019 दिसंबर में। फर्स्ट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कि जी एपिडेमिक है जो चाइना से स्टार्ट हुई है, और मार्च में पाकिस्तान में डिक्लेयर हुई थी, और लेट फरवरी में पैंडेमिक एज डिक्लेयर की थी डब्ल्यू ने। CDC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान, दे आर ऑल वर्किंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिजीज़ कि इसको जो है ना किसी तरह रोका जाए, और इसको लोगों को समझाया जाए और इसको रोका जाए, और लोगों के में जो बहुत ज़्यादा फियर मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा खौफ है, उस खौफ को थोड़ा सा कम किया जाए। अच्छा, फियर एक्चुअली है क्या चीज़? फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जो है उसने एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पे जाना है, तो ही डोंट नो कि हाउ टू गो फ्रॉम वन क्लिफ टू अनदर क्लिफ एंड देयर इज़ नो ब्रिज अराउंड। ऑब्वियसली जो नीचे जो गहराई है उसको देख के बंदे को एक खौफ होता है। लेकिन यही खौफ जो है वो आजकल जो है वो कोरोना के मतलब है, क्योंकि हम लोगों को इसके मतलब बहुत कुछ पता नहीं है, और हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। और ये पता चल रहा है, ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली बिहेविंग एज अ ब्रिज, जो कि एक होप दे रहा है ह्यूमैनिटी को कि हम बहुत जल्द इसके जो है ना असरार और रमूज से जो है पर्दा उठा लेंगे। यहाँ मैं आपके सामने जॉन हर्शल का एक कोट जो है वो पेश करूँगा, जिसके मुताबिक वो कहता है कि जी ह्यूमंस जो है, दे हैव ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ अननोन सिचुएशंस। ह्यूमंस गुजरते रहते हैं, उनको खौफ होता है। ये खौफ अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा तब है जब ये खौफ जो है आपको पैरालाइज कर दे, आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को सलब कर ले। लेकिन यही खौफ अगर आपको सोचने समझने पे मजबूर कर दे जी, और आप इसको टैकल करना सीख लें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एन ह्यूमन कैन डू। हम लोगों पे पहले भी ह्यूमन रेस पे बहुत सारी एपिडेमिक्स आई हैं, और अल्लाह के फजल से हमने उन बहुत सारी एपिडेमिक्स से बड़ा अच्छा मर्दाना वार मुकाबला किया है। और हमें होप है कि विद रीसेंट एडवांसेस हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, वी विल बी एबल टू टैकल दिस सिचुएशंस इन नियर फ्यूचर। थ्रेट वाकई रियल, ठीक है। लोगों को अभी भी जो है यकीन नहीं आ रहा, और अभी भी लोग जो है ना वो ये बात करते हैं कि जी ये गवर्नमेंट का कोई फैलाया हुआ है, या ये जो है ना उसने चाइना की तरफ से आ गया है, या अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज में बढ़ा है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का टाइम नहीं है। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ लोगों को ये यकीन दिलाना है कि अगर जो सोशल डिस्टेंसिंग या गैदरिंग को अवॉइड करके और डिसइंफेक्शन प्रॉपर करके, हैंड वॉशिंग करके, अगर वो इसको अवॉइड कर सकते हैं या चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, दैट इज़ गुड एनफ। फिगर्स इटसेल्फ स्पीक्स इटसेल्फ। एज ऑफ 29 अप्रैल 2020 तकरीबन 31 लाख के करीब जो है टोटल कंफर्म केसेस है, जिनमें से तकरीबन 2.25 लाख के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। और क्योर जो है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योर रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो डेथ रेट है, अभी इसकी स्टैटिस्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगी कि इसमें जो है ओल्ड एज प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की जब स्टार्ट हुई पैंडेमिक, चाइना के केसेस जो है वो डेली बेसिस पे थाउजेंड थाउजेंड केसेस आ रहे थे। लेकिन चाइना वालों ने बड़ा स्ट्रेटजिकली और उसको कंट्रोल किया। और अब ये देखें कि यूएस, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, टर्की, ईरान जो है वो सुपरसीड कर गए हैं चाइना को इन दिस पैंडेमिक। फिर जब वो आगे निकल रहे हैं तो पाकिस्तान भी पीछे क्यों है? पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 14,885 जो कन्फर्म केसेज हैं, जिसमें से 327 डेथ्स हो चुकी हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसमें से 3,425 जो है रिकवर कर चुके हैं। अभी भी 11,133 केसेस हैं जो कि इन रिकवरी फेज हैं। अब लकीली ये है कि जो केसेस हैं पाकिस्तान में, एक बहुत अच्छा किसी ने सवाल किया था कि क्यों पाकिस्तान में रेट क्यों कम है। दो चीज़ें, एक तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं टेस्ट वगैरह की। अभी हम जो है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पे नहीं जा रहे। हम उसको टेस्टिंग पे जाएंगे तो फिर हमें सही फिगर्स पता चलेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ मेजॉरिटी जो है वो 40s की एज में है। तो हमारे पास ओल्ड जो है पीपल, उनका ज़रा जो नंबर है वो कम है, जिसकी वजह से
लकीली जो यंग पीपल हैं देयर इम्यूनिटी मेक्स देम स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव दिस पैंडमिक। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक जो हैं विदाउट नोइंग देमसेल्व्स और दूसरों को भी पता नहीं होता, वो उन अगलों को फैला देते हैं। इवन के ओल्ड वंस जो है इफेक्टिव होते हैं। करंटली सिचुएशन ये है कि एक्सपोनेंशियल राइज है। एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब है कि ये एक से तीन या चार बंदे इफेक्ट हो रहे हैं, वो चार अगले फी बंदा जो है चार बंदों के इफेक्ट कर रहा है, तो वो डबल ट्रिपल और फोर टाइम्स जो है वो रेट चल रहा है अभी। एज जो फिगर्स हैं वो 2 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक अलार्मिंग है, बढ़ रहे हैं केसेस वगैरह। लेकिन जिस तरह ये बढ़ रहे हैं इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता उस जो पॉलिसीज़ अपना रहे हैं उसके साथ साथ इसको हम टैकल भी कर लेंगे। डजंट स्पेयर हीरोज, आपने हीरोज बनाया है डॉक्टर्स को हमने, जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ठीक है, वो पैरामेडिक्स जो कि रेस्क्यू 1122 को में लेके आते हैं, लेके जाते हैं, जो नर्सेज हैं, जो इवन के हाउस कीपिंग स्टाफ है जो कि उस वक्त टेक केयर कर रहा है, उन सफाई कर रहा है वार्ड्स की, डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं, ये सारे फ्रंट लाइन और दे आर रियली हीरोज। लेकिन ये हीरोज होने का ये मकसद नहीं कि इसको इनको ये डिजीज नहीं हो सकती। यूके में एवरी 1 डॉक्टर इन 4 इज आइदर इल और सेल्फ आइसोलेटिंग। यूएसए में ग्रेटर देन 9,000 इफेक्ट हो चुके हैं। इटली भी में 61 जो है डॉक्टर्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है, 2629 जो है अफेक्टेड है। स्पेन में आउट ऑफ 40,000 कंफर्म केसेस 5,400 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। चाइना में ग्रेटर देन 3,300। करंटली पाकिस्तान में जो फिगर है इट्स मोर देन 345 हेल्थ केयर वर्कर्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे डाइड ऑफ दिस कोरोना वायरसेस। इन डॉक्टर्स के जो है ऑनर में मेमोरियम में एक जो है ना मेडस्केप नेक्स्ट जो है ना साइट बनाई है, जिसमें जिन डॉक्टर्स की जो डेथ होती है उनके सारे पार्टिकुलर्स और जो है वो उधर मौजूद है। थोड़ा सा कोविड-19 बहुत सारा लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि नॉन सेगमेंटल पॉजिटिव सेंस आरएनए लिपिड एंड मेलप के साथ है, इसमें स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। स्पाइक प्रोटीन्स इसको हेल्प करती हैं अटैच करने में, और जो है ना फिर ये अपना जो है ना न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको सेल के अंदर जो है वो फेंक देता है। चार कोरोना वायरसेस की किस्म जो है वो नॉर्मली प्रेवलेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो हमें फ्लू कॉज करती हैं। इसके अलावा जो स्पिल ओवर इवेंट्स हुए थे, सार्स हुआ था, मर्स हुए थे, हाई मोर्टेलिटी रखते हैं, वो भी कोरोना वायरस की ही किस्म है। कोविड-19 जो है इसका सार्स CoV-2 इसलिए कहा जाता है कि ये सार्स जो वायरस है 2002 में जो डॉक्यूमेंट हुआ था चाइना में, उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है। अनफॉर्चुनेटली मिटेट कर रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी जो मिटेशन है वो इसकी विलेंस और ट्रांसमिबिलिटी में अभी तक कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो। एविडेंस सजेस्ट करता है कि दो ग्रुप्स हैं L और S, ठीक है, और फाइलोजेनेटिक अगर मैपिंग अगर आपने देखनी है तो यू कैन गो टू nextstrain.org, उस पर फाइलोजेनेटिक स्टेनिंग जो है ना उसके मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, ट्रांसमिशन के मतलब अगर थोड़ा सा देखते हैं, तो चूंकि सार्स जो है उसका जो मेन कॉजिटिंग फैक्टर था वो बैट का कोरोना वायरस है जो बैट में पाया जाता है। वो सिविट कैट्स में गया, सिविट कैट्स चूंकि इन क्लोज कांटेक्ट विद ह्यूमंस थे उस वक्त चाइना में, तो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरह जो मर्स का वायरस था 2012-13 में मिडल ईस्ट में, वो बैट से कैमल्स और कैमल इंटरमीडिएट होस्ट थे फिर ह्यूमंस में है। एक थ्योरी ये है कि जो अभी करंटली सास्ट जो है CoV-2 जो वायरस है, डेट कम्स फ्रॉम ऑल्सो बैट्स, क्योंकि बैट के कोरोना वायरस के साथ ह्यूमन कोरोना वायरस की 96% सिमिलैरिटी है। इसके अलावा इस कोरोना वायरस की सिमिलैरिटी तकरीबन 81-82% है पेंगोलिन के साथ। तो पेंगोलिन इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट होस्ट जो कि ह्यूमंस में ट्रांसमिशन का बायस बना है, और फिर जब ह्यूमन में ट्रांसमिशन है तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ना वो बड़ी तेज़ी से हो रही है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एंट्री है वो ये है कि जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स हैं, वो अटैच होती हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर के साथ, जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पे हैं। इसके अलावा ये रिसेप्टर कार्डियोमायोसाइट्स पे भी मौजूद हैं, ये रिसेप्टर्स रीनल पे भी मौजूद हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद हैं। एंडो जब ये अटैच होता है
तो ये एंडोसाइटोज होता है, एंडोसाइटोज होके जो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से वो अलहदा हो जाती हैं, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस की वजह से अपना एक तो यही जेनेटिक मटेरियल बनाता है, इसके अलावा जो राइबोसोमल मशीनरी है उसको यूज़ करता है सेल की फॉर मेकिंग दीज डिफरेंट प्रोटीन कोड्स। उसके बाद ये गोल्जी apparatus की वजह से इसको असेंबल किया जाता है, और ये असेंबली होकर जो पूरा विरियन पार्टिकल है उसको फिर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए वो सेल से बाहर निकलता है, तो इट इज़ इन थाउजेंड्स जो मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, डिजीज़ क्या कॉज कर रहे हैं? जो मोस्ट प्रोबेबल डिजीज़ है जिसकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं सेल से, जब सेल रप्चर करता है, जब टूटता है उस वक्त वायरस निकलता है। इट्स नॉट लाइक दिस के सेल जो है महफूज रहता है, सेल भी रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से टाइप न्यूमोसाइट्स जो कि सरफेक्टेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सरफेक्टेंट जो है वो अगर लंग्स में नहीं होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे साइटोकाइंस जो है ना वो आएंगे। मैक्रोफेजेस इनिशियली आते हैं, मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस ट्रीट करते हैं, वो साइटोकाइंस फिर न्यूट्रोफिल्स को लेके आते हैं। acute inflammatory conditions lead to severe acute inflammation जिसकी वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ जो है एक्स्ट्रा सिक्रीशंस एडीमा उसकी वजह से ऑलमोस्ट जो है वो फ्लड हो जाते हैं विद एडिमेटस फ्लूइड जो एल्वुलाई है लंग्स के। लंग्स के अलावा ये हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, किडनीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और जीआईटी ट्रैक और ह्यूमन के सीएनएस को। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जो है कोल्ड फ्लू और कोरोना वायरस की एक तरह से है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है कोरोना वायरस का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लू एंड कोल्ड के। इसके अलावा यहाँ फीवर भी हो सकता है, बहुत कॉमन है, और हाई ग्रेड फीवर्स हैं मोर देन 102 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा फॉरेनहाइट सॉरी, और इसके अलावा रनिंग नोज, सोर थ्रोट जो है ना लेस कॉमन है। रनिंग नोज भी हो सकता है, नहीं हो सकता। कफ बहुत कॉमन है। कफ जो है इट्स इन ए फॉर्म ऑफ, आप ये कह लें कि इट्स अबाउट, कफ का जो आता है वो एक दौरा सा पड़ता है बिल्कुल कफ का। और इसके जो डिस्टिंक्शन फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, दैट इज़ डिस्निया। डिस्निया बड़ा सीवियर है, जब इफेक्ट होता है पेशेंट को, जो सिम्टोमेटिक्स हैं उनमें डिस्निया, ये डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग इतना सीवियर होता है कि बाद में पेशेंट जो है ना साइनोज फील होता है। इसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन जीआईटी सिम्टम्स के साथ भी है, डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा नॉस्मिया जिसे लॉस ऑफ स्मेल कहते हैं, डिस्ग्यूजिया जो टेस्ट डिसऑर्डर है इसके साथ भी ये प्रेजेंट करता है। तो कंसल्टेंट्स को, डॉक्टर्स को इन पे भी नज़र रखनी है कि इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट जो है ना टिपिकल साइन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली फीवर होगा, लेकिन फीवर के साथ हो सकता है डिस्निया ना हो, जीआईटी सिम्टम न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी जो है ना वो जो प्रॉब्लम्स हो। अच्छा, आर नॉट जो वैल्यूज़ है, आर नॉट वैल्यू वो वैल्यू है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आर नॉट वैल्यू लेस देन 1 है तो इस मीन्स कि एपिडेमिक वेल इन कंट्रोल और ख़त्म हो जाएगी। इक्वल टू 1 है, इट मीन्स कि एपिडेमिक एक स्टडी पेस पे जाएगी। इस पे वो टाइम मिल जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, रिसर्चर को, साइंटिस्ट को कि उसका क्योर तलाश करें। अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियली राइज करती है, तो इसमें वो इतना ज़्यादा केस लोड हो रहा होता है और इतने ज़्यादा पेशेंट इफेक्ट्स हो रहे थे, जो करंट सिचुएशन है जिसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद दफ़ा के सही ट्रीटमेंट पे ये टाइम गेन करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, कि हम अच्छी तरह कोप अप कर सकें या साइंस को आगे लेके चलना, वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है सिनेरियो, क्योंकि ये जो है ना एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, तो सारा ध्यान जो है उसको कंट्रोल करने पे लग जाता है। मीजल्स का बहुत ज़्यादा है, 12 to 18% इन्फेक्ट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन। सार्स का 2 to 4 है, स्वाइन फ्लू 1.4 to 1.6, और सीजनल फ्लू जो कि नॉर्मली रहता है वो चूँकि उसका 0.9 से 2.1 है, और उसका क्योर भी अवेलेबल है, वो कंट्रोल भी हो जाता है, और इतना सीवियर नहीं होता कि निमोनिया हो जाए या कोई इस तरह के सिम्टम्स आए, तो वो अंडर कंट्रोल्ड है। जो इसका कोविड-19 का है, डेट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मिनिमम है, लेकिन 4.5% इफेक्ट हो रहे हैं। और ये वुहान से डाटा है, लेकिन करंट डाटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि ऑलमोस्ट जो है ना 4 के करीब जो है ना वो लोग, एक बंदे से तकरीबन 4 लोग इफेक्ट हो रहे हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाती है। चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इसको
इसको देखना क्यों ज़रूरी? इसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको वायरस की जो है ना एक्वायरिंग पोटेंशियल और उसके साथ जो होने वाले नुकसानात और क्या क्या वो कर रहा है उसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एजेंट आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है और करंटली इन दिस स्टेट इट इज़ SARS-CoV-2। रिजर्वायर लोगों में जो है या पेट्स में वाइल्ड एनिमल्स फूड सॉइल वाटर में जा सकता है, लेकिन करंटली इट्स बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेक्ट, लेकिन जो है कंटेमिनेटेड सरफेसेस से भी जो है ये मिल सकता है। उसके बाद जब ये इफेक्ट करता है उसके साथ फिर ये पोर्टल ऑफ एग्जिट है, ठीक है। स्लाइवा माउथ कट्स ड्यूरिंग डाइपिंग टॉयलेटिंग ये जो है ना स्प्रेड हो सकता है। जब ये स्प्रेड होता है तो स्प्रेड हो किस तरह रहा है, आपका निकल तो रहा है हर जगह से, मतलब आपको छींकें भी आ रही हैं वो, लेकिन अब किस तरह जाएगा, दैट इज़ योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। when you tackle the mode of transmission then portal of entry की ये अब निकल के कहाँ से किस तरह जाएगा, आगे कौन से पोर्टल ऑफ एंट्री को ये प्रेफर करता है। उसके बाद यू हैव अ सक्सेप्टेबल होस्ट। अब चेन ऑफ ट्रांस इन्फेक्शन पढ़ने का ये मकसद होता है कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये वायरस की चेन ऑफ इन्फेक्टिविटी को जो है ना किसी भी लेवल पे, रिजर्वायर पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे या एंट्री पे या होस्ट लेवल पे हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, विच इज़ द इफेक्टिव मैनेजमेंट। वो बेशक वैक्सीन हो, वो जो है प्लाज्माफेरेसिस हो सकता है, वो जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन फ्यूचर। तो इसको देखते हुए WHO ने कुछ प्रपोज किया। WHO के मुताबिक सबसे पहले तो ये कि आपका सबसे जो ईजीएस्ट और मेथड है वो इसको डिसइंफेक्ट करने का, लिपिड एमएलए वो बड़ी जल्दी डिसइंफेक्ट हो जाता है। WHO के स्टेप्स के मुताबिक 40 सेकेंड्स के लिए हाथ धोएं, रेगुलर हाथ धोएं, किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करें, आपके सॉइल हैंड्स हों, ठीक है, आपने फ़ौरन हाथ धोना है, ठीक है। हाथ धोने 40 सेकेंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मास्क पहने ज़रूर, ठीक है, ओनली इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है आम पॉपुलेशन को, हेल्दी लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख लेते हैं, क्राउड को अवॉइड करते हैं, तो दिस इज़ फार गुड। ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो आप 6 फुट के फासले पे ग्रॉसरी कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं किसी बंदे के, चल रहे हैं, दैट इज़ फॉर एनफ। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आप वो ग्रॉसरी की जो आप ट्रॉलीज वगैरह लेते हैं उसको हाथ टच करते हैं, काइंडली उसको टच करने के बाद अपनी आँख नाक मुंह को ये हाथ जो है ना वो टच ना करें। यहाँ फिर एक और चीज़ बड़ा बताना ज़रूरी होता है कि जी सर्जिकल मास्क और ये N95 में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सर्जिकल मास्क ये है कि इसकी जो इम्परमेबल सर्फेसिस हैं वो अंदर जाने से बाहर जाने से रोकती हैं, वायरसेस को नहीं, ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। अब ड्रॉपलेट्स अगर आप छींक मारेंगे तो अंदर रुक जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बाहर से जो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वायरस आ रहा है, ठीक है, या एरोसलाइज जो वायरस जो हो गया वो आप तक पहुंच सकता है। तो सर्जिकल मास्क जो है दैट प्रोटेक्ट अदर पर्सन फ्रॉम योर इन्फेक्टिविटी। इसे N95 मास्क हैं, रेस्पिरेटर्स हैं, ये पूरा सील्ड होते हैं और ये जो हैं ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के वायरल ड्रॉपलेट से, कि उससे वायरस जो है ना या एरोसलाइज वो वायरस आप तक ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी आंखों पे कोई छींक मार देता है तो ये उसका जो है ना वो आपकी बैड लक, या उसका जो है ना है कि वो फिर आपका जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाएगा, फिर आप ये नहीं कसूरवार ठहरा सकते कि जी मैंने तो N95 मास्क पहना हुआ था। लिहाजा इवन कि अगर आप ये मास्क पहनते हैं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि हम मास्क पहन के अगले से गले भी मेर रहे हैं, कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो टी एरिया आपका नोज़ आइज़ और माउथ जो है इसको आप टच ना करें। अगर मास्क ठीक करते हैं, मास्क ठीक करने की भी आदत होती है, तो मास्क ठीक करने के बाद एटलीस्ट इन एरियाज़ को टच ना करें। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स रखें, ठीक है, तमीज़ होनी चाहिए कोई। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, एल्बो का इस्तेमाल करें ताकि आप जो है अगले तक ड्रॉपलेट्स ना पहुंचाएं, और उसके बाद जब मौका मिले आपने हैंड्स जो है ना वॉश कर लें। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की जब हम बात करते हैं कि कोविड स्प्रेड कर रहा है तो ये 5 से 10 माइक्रोन के साइज तक होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा नॉर्मल साइज होता है।
अच्छा, इसके अलावा जो एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो ड्रॉपलेट न्यूक्लाई हैं उनका साइज लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है, और उसमें अगर वायरस हो जाए तो इसको कह देते हैं कि जी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। और ये होता है, ये नॉर्मल नहीं है। ये कुछ एरोसोलाइज प्रोसीजर्स इस तरह के हैं जो कि जिस तरह ब्रोंकोस्कोपी है, या आपको इंट्यूबेट कर रहे होते हैं, या आप ओपन सेक्शनिंग कर रहे हैं, नेबुलाइज कर रहे हैं, तो उसमें ये एरोसोलाइज पार्टिकल्स जो हैं वो लेस देन 5 माइक्रोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसमें ये नहीं है कि हर ड्रॉपलेट में, न्यूक्लियर ड्रॉपलेट में वायरस होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैन कंटेन वायरसेस। तो ये भी आपने एहतियात करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 मीटर का फासला रखें, और गैदरिंग को अवॉइड करें। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, तो फिर जो मर्जी आप निकल के शॉपिंग शॉपिंग करते रहें, जो मर्जी याशियाँ करें, लेकिन एक दफ़ा इसको कंट्रोल होने दें, एक दफ़ा इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको रुकने दें। वेस्ट डिस्पोजल का बड़ा प्रॉब्लम है। वेस्ट डिस्पोजल हम लोगों की नज़र में ही कभी नहीं आ रहा कि हम ये कहते, वेस्ट डिस्पोजल का तो खैर हम कभी ध्यान में लाए नहीं है। तो ये एक प्रोटोकॉल है म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का, कि वेस्ट मैनेजमेंट कहीं से भी जनरेट हो रही है, वो आपकी इंडस्ट्री से भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो आपके हाउस होल्ड से, क्लिनिक से, हॉस्पिटल से है। अब ये वेस्ट है, इसको आपने सेग्रीगेट प्रॉपर करना है। वेस्ट सेग्रीगेटिंग या सॉर्टिंग आउट ये बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा इन्फेक्शियस है, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको प्रॉपरली आपने बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसको प्रॉपर उसको टाई ऑफ करना है, और उसके ऊपर लिखा हो और बैग्स कलर्ड हो। उसके बाद आपने जब डिस्पोजल करना है, वेस्ट कलेक्शन जो यूनिट आता है, उन्होंने ये जो बायो हैजर्ड वेस्ट है इसको अलहदा लेके जाना है। वो इंसेरिनेट करते हैं, इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, या इसको बरी करते हैं। ये उनका काम है कि उन्होंने देखना है कि प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट जो है ना वो की जाए। आजकल ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग मास्क, वो ग्लव्स वगैरह, वो जो है जहाँ हमें जगह मेरी हम फेंक रहे हैं, ठीक है, कि बस इस्तेमाल कर लिए। वो आप इसको प्रॉपरली जो है ना इसको डिस्पोज ऑफ करें, ये हम लोगों की ड्यूटी है। नहीं तो इसी तरह ही यही वायरस जो है वो जो है सरफेसिस पे रहेगा, और उससे फिर अगला बंदा इन्फेक्ट हो सकता है। कोई फुटपाथ पे कोई बंदा बैठ गया, हाथ रखा ही है, अनकॉन्शियसली आप जो है इसको स्प्रेड करने का बायस बनते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल जो है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए। सरफेसेस डिसइंफेक्ट करनी है आपने रेगुलरली, ठीक है, आदत बना लें, सुकून में रहेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट जो है आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है, और उसको डाइल्यूट कर लें। अगर आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में मिल जाता है, जस्ट स्प्रे इट आउट, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आपने साफ़ करने हैं, आपने अपने मोबाइल फ़ोन को साफ़ रखना है, आपने टीवी रिमोट कंट्रोल्स को, कीबोर्ड्स को, डोर हैंडल्स को, ग्लास जो विंडोज़ हैं उनको, हैंडल्स को, टैप वाटर्स को एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें दिन में, या 2 दफ़ा साफ़ कर लिया करें। लिफ्ट का जो है ना, जो एलिवेटर्स बटन्स हैं उनको भी स्पेशली आपने करना है। इसके अलावा चीज़ें यहाँ नहीं, आपने साफ़ करना है अपनी टेबल सरफेसेस को, रेलिंग्स को, स्टेयर केसेस के, आपके जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं उनको, आपने पिल्लोस वगैरह को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरह धोएं उसको, 140 टू 195 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप इसको गर्म पानी में कपड़ों को धोएं। आप इकट्ठे भी धो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि सस्पेक्टेड केस के जो कपड़े हैं उनको आप अलहदा धोएं। बच्चों के खिलौने उनको एक दफ़ा डिसइंफेक्ट कर लिया करें, 1-2 दिन बाद डिसइंफेक्ट कर लिया अच्छी तरह। इसके अलावा आपने जो अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर रहे हैं उसको प्रॉपरली, सब्जियों वगैरह का धोएं, जो बाहर से आप ला रहे हैं उसको प्रॉपरली स्प्रे करके डिसइंफेक्ट करके, कार्डबोर्ड वगैरह उसको डिस्पोज ऑफ करें। फ्रिजेस को साफ रखें, फ्रिजेस के हैंडल्स को, और कम से कम हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप फ्रिज के अंदर भी जो है वो सफाई कर। इंटरनेशनल ट्रैवल कोई मसला नहीं है तो ना करें, कोई ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर इसी तरह डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको एक जगह, एक शहर से दूसरे शहर जाना, कोई अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने किसी को मिलने जाना है तो अवॉइड कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं हो जाता है। बाद दफ़ा आजकल ये हो रहा है कि जी फ्यूनरल्स हो रहे हैं, तो जो जानना है जी, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। भाई आप नाराज़गी छोड़ दें, आप खुद इन्फेक्ट होंगे या अगले को इन्फेक्ट कर आएंगे। तो बेहतर है कि आप अफसोस करना है तो टेलीफोन वगैरह का इस्तेमाल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, वैसे तो यूज़ हो ही रहा है। तो इतनी क्या शिद्दत आ गई, अगले को भी एहसास होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बाद में जाके अफसोस कर लें। तो अननेसेसरी जो है ना ट्रैवल जो है ना उसको काइंडली अवॉइड करें। सेल्फ आइसोलेट कहा जाता है, सस्पेक्टेड केस हैं, या बाद दफ़ा ये होता है कि अगर आप बाहर गए हैं
और घर में आके आपको ये लगा है कि आपकी तबीयत हल्की सी ख़राब है, बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, छींके मार रहे हैं, खांसी आ रही है, तो सस्पेक्टेड अपने आप को केस कंसिडर करते हुए सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, बच्चों को अलहदा कर लें। उनको बच्चों कहेंगे अलहदा कमरे में, आप एक कमरे में अलहदा हो जाएं, आपका वॉशरूम अलहदा होना चाहिए, इस कमरे के साथ अटैच होना चाहिए, और फिर कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो है वो आपने करना है। आपने अपने कमरे को खुद डिसइंफेक्ट करना है, सर्जिकल मास्क पहन के रखना है। इसके अलावा आपके कमरे में कम से कम लोग आए घर वाले, अनटिल अनलेस आप अपने आप को हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करके, इफ़ यू गेट बेटर विद द ट्रीटमेंट, ठीक है, अपने आप को जो है वो उसके बाद 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आप निकल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन किस तरह इम्प्रूव करती है। घर से काम करना, ठीक है, आसान भी है, मुश्किल भी। घर में रहना बड़ा मुश्किल है, नहीं है, लेकिन ये है कि घर से अगर काम करने का आपको अलाउ करता है आपकी आपकी इंडस्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स बेटर टू वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपने वीआईपीज को बचाना। वीआईपीज को बचाने का ये मकसद नहीं है कि जी आप मिनिस्टर्स को और अपने जो हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स हैं उनको बचाने निकल पड़े। वीआईपीज जो है ना, कुछ और लोग भी हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट। वो लोग हैं, वो बूढ़े लोग जो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, डिफेंसलेस पीपल है, वो डिबिलिटेटेड पीपल हैं, फाउंटेन हाउस के जो लोग हैं, ठीक है, वो पैरालाइज्ड हैं, या वो स्पेशली जो है ना स्पेशल पीपल हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनको बचाएं। और आजकल ये देखने में आ रहा है कि बूढ़े लोगों को ही घर में सुकून नहीं है। बड़े तो फिर जो है जो टीन एज वगैरह रुक जाते हैं, बड़े जो है बूढ़े जो है ना उनको निकलने का बड़ा शौक है कि दादियाँ नानियाँ दादे वो किसी को पकड़ के पोते को बेटे को लेके यार जब जाके ना ग्रॉसरी करते हैं। भाई आप अपनी लिस्ट बना के दे दें, अगला ले आएगा, ठीक है। आप लोगों की ज़्यादा खतरा है और आप लोग ही ज़्यादा चैंपियन बने फिर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं वो पीछे वालों को आते हैं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तो आप काइंडली एहतियात करें थोड़ा, से बुजुर्गों के लिए है। फिर कहते हैं कि जी ये छोटे बात नहीं मानते, तो इस उम्र में आप भी तो बात नहीं मानते। इसके अलावा लोग वो जिनका हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बाईपास हो चुके हैं, एंजाइना का प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक हो चुके हैं, एंजियोग्राफीज हो चुकी हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं पेशेंट जो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो एस्थमेटिक हैं, सी ओ पी डीज़ के पेशेंट्स हैं, या और कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो एहतियात करें। डायबिटिक्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कुछ रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, वो एहतियात करें। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट मोटे ओबीज लोग, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ये खतरा है कि उनको रिस्पायरेटरी इलनेसेस बहुत तंग करेंगी, जो कि कोविड-19 की वजह से होंगी। कैंसर के मरीज़ और किडनी डिजीज़ के मरीज़, इन ये हमारे सारे वीआईपीज़ हैं, इनको हमने हत्तुल इम्कान बचाना है। अच्छा, एक बात बड़ा कॉमन आप देखेंगे और वो बात हो रही होगी जी, फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व। अच्छा, फ्लैटन द कर्व है क्या चीज़? अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो अभी जो एक्सपोनेंशियली राइज है इसमें हेल्थ केयर जो सिस्टम्स हैं वो फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। वो फुल कैपेसिटी पे रन ये का इस वजह से कर रहे हैं कि लोगों का जो है ना टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जो कि इस डिज़ीज़ से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और वो इस वजह से भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, और हम जो है वो प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्टेंट से जो मैयर हैं वो यूज़ नहीं कर रहे, हैंड वॉशिंग नहीं है। हमें आधे लोगों ने मजाक समझा हुआ है इसको, तो उस वजह से जो है ना एक्सपोनेंशियली राइज है। अगर हम किसी तरह लोगों को समझाने में ये कामयाब हो जाते हैं, लोगों को या तालीम दे देते हैं कि जी आपका ही बेनिफिट है इसमें बचना, और इसके साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। वो अब ये देखें ना, मुखैर हजरात भी हैं, आप लोग खुद हैं, रमज़ान का महीना है जिसमें सारे जो हैं चैरिटी भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अगर हम लोग घरों में रह के और प्रोवाइड सामान कर रहे हैं तो निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुकून नहीं है कि इवन के चीज़ें मिल भी रही हैं और उसके बावजूद भी उनका जो है वो एक है कि जी बाहर निकलना और हमने जो है ना मांग के ही लाना है। उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस तरह की है कि अगर आप उनको जो वो कर रहे हैं या दिहाड़ीदार हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई ही गैरतमंद हैं, जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। अगर आप उनको देते हैं, या गवर्नमेंट जिस तरह एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दे रही है, तो दैट इज़ वेल एनफ कि हम लोगों ने इसको हेल्थ केयर को अपने सिस्टम को सेचूरेट नहीं करना। जब ये सेचूरेशन हो जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक है ये बहुत बुरी तरह आएगी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो काइंडली अभी हमारे पास टाइम है और हम अच्छा कर रहे हैं, हम कर सकते हैं कि अगर सिलेक्टिव लॉकडाउन हो रहा है या आपके कंप्लीट लॉकडाउन है, काइंडली उसको अवॉइड करें और घरों में रहें। अच्छा, अब बात हो जाए कुछ फैक्ट्स की।
इसकी हाई इन्फेक्टिविटी है लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम है एज़ कम्पेयर टू सार्स का जिसका 10% था, मर्स जिसका 35% था। स्टिल इट्स मोर्टेलिटी रेट इज़ क्वाइट लो, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 60 से अबव जो है इफेक्टिव हैं, क्योंकि यंग पीपल जो है वो ज़्यादातर इसको आउट गो कर रहे हैं इस इन्फेक्शन को। बच्चों में बहुत कम केसेस जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। रिस्क डेथ इज़ हायर इन 60 ईयर्स, और प्री एग्जिस्टिंग अगर हेल्थ कंडीशन तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप जो टीन एज हैं या जो एडल्ट हैं वो जो है डिफेंसिव मैयर्स ना लें। डिफेंसिव मैयर्स लेना उसको आदत बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी अब कुछ बात हो जाए सरफेसेस पे ये कितनी देर सर्वाइव कर रहा है। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी उसके मुताबिक कहते हैं कि एरोसोल में 3 घंटे तक रहता है। ये प्रॉपरली अभी प्रूवन नहीं है, इट्स स्टिल डिबेटेबल कि ये एरोसोल्स भी बनते हैं इसके कि नहीं बनते। इसके अलावा कॉपर पे 4 घंटे, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पे 2 से 3 दिन है, वुड पे 4 दिन के लिए जो ये सर्वाइव कर रहा है। लिहाजा डिसइंफेक्ट करना सरफेसेस को कितना ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए इस स्टडीज़ में। अच्छा कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं इससे इस पर, कुछ एवॉल्विंग फैक्ट्स का मतलब है कि कुछ चेंज भी हो सकते हैं। ये करंट अब इंफॉर्मेशन 29 अप्रैल तक तो यही है, लेकिन 15 दिन के बाद चेंज हो सकती है। ये ना कहिएगा कि जी ये हमें जो है ना डॉक्टर मान ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये करंट फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स रहेंगे जब तक हम इसका पूरा जो है एनालाइज नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल देता हूँ कि पहले हम लोग ये कहते थे कि जी आप जो है जो क्लॉथ मास्क हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब WHO कहती है कि जी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चलें आप यूज़ कर लें। हम रिकमेंड नहीं करते, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन चले आपके ड्रॉपलेट्स या आपकी छींक है उसके ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, वो आप तक ही रहेंगे। आप उस मास्क को धो लें अच्छी तरह, उसके बाद उसी तरह खुश करके उसको यूज़ कर लें। ये पहले हम कहते थे नहीं, अब हम कहते हैं चलो ठीक है अगर आपके पास कुछ भी प्रोटेक्शन है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन में अब ड्रॉपलेट्स है, एरोसोलाइज्ड रूट अभी कुछ आइडिया नहीं है। फिको ओरल रूट सार्स जो हुआ था उसमें फिको ओरल रूट इज़ वन ऑफ द कॉज, जिसमें जो है फॉल्टी प्लम्बिंग सिस्टम जो था बिल्डिंग्स के दरमियान उसकी वजह से बिल्डिंग्स में स्प्रेड हुआ था फॉल्टी जो है ना सिस्टम के तहत। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जो है ये जो सार्स CoV-2 इसका कोई फिको ओरल रूट अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इन्फेक्टिविटी का पीरियड कहते हैं कि जी सिम्टम्स होने से 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है हाईएस्ट इन्फेक्टिविटी। इसके अलावा जो विद इन 7 डेज ऑफ डेवलपिंग सिम्टम्स जो है ये इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका वो 3 से 14 दिन है, 21 दिन तक भी डॉक्यूमेंट किया गया है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली जब इन्फेक्टिविटी का पीरियड चल रहा होता है एसिम्टोमेटिक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन है एसिम्टोमेटिक हैं जो कि ऐसे लोग जो ओल्ड एज हैं, ये डिबिलिटेटेड हैं या उनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट से मिलेंगे तो उनको ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और उसमें हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड भी इतना प्रोलॉन्ग ना हो कि जी 14 दिन तक सिम्टम्स ना हो, वो 2-3 दिन के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा एनिमल कांटेक्ट से होना ये भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि जी जो पेट्स हैं आपके कैट्स हैं या डॉग्स हैं उनसे आपको हो सकता है, ये भी अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है प्रॉपर। ठीक है ओकेजनल केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन वो केसेस जो है ना वो नेग्लिजिबल हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि जी एनिमल कांटेक्ट से या आपसे एनिमल्स को जा रहा है, ये भी कोई डॉक्यूमेंटेड अभी तक नहीं है। एज जो है 49 to 56 ईयर्स है। 18% जो हैं वो 80 ईयर से ग्रेटर एज है उनकी, और इसके अलावा 4% जो है वो 50 to 59 ईयर्स ऑफ एज पे कॉल कर रहे हैं। लकीली 81% जो लोग हैं उनको माइल्ड होती हुए रिकवर कर जाते हैं। सिर्फ 14% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इतना सीवियर होता है उनको ख्याल रखना पड़ता है। क्रिटिकल जो है वो 5% हैं जो कि वेंटिलेटर पे या एक्मो ट्रीटमेंट पे जाते हैं। एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट अभी आ रही है कि जी क्या इम्यूनिटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। वैक्सीन पे भी काम हो रहा है, इस पर बात हो रहा है, लेकिन अभी तक WHO जो कह रहा है वो कह रहा है कि हम श्योर नहीं है कि अगर एक पेशेंट ठीक हो जाता है और आप उसको कह दें कि जी यार आप जो है ना रिस्क फ्री सर्टिफिकेट ले लें या आपको जो हम
जो है ना रिस्क फ्री कंसिडर करते हैं कि जी आपको दोबारा नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है। तो काइंडली WHO कहती है कि अप टिल नाउ नॉट डॉक्यूमेंटेड कि जी जो पर्सन है वो इम्यून कॉम्पिटेंट हो जाता है, उसमें इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि वो आगे जो है ना ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ एक और ट्रीटमेंट के मतलब भी बात करते हैं, वो है प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्लाज्मा फेरेसिस ये है कि जो पर्सन जिसको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो चुकी है और वो ठीक हो गया तो उसकी एंटीबॉडीज़ अगले में दी जाए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं। एक तो एंटीबॉडीज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी तादाद में होनी चाहिए, एक पर्सन से कितनी मिल सकती हैं। आपको उस पर्सन को अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हुई हैं, वो एंटीबॉडीज सर्कुलेटिंग हैं, तो उससे एंटीबॉडीज़ अगर आप प्योरीफाई करके प्लाज्मा फेरेसिस के ज़रिए अगले को दे रहे हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, आपने कितना वायरस का टाइटर है जिसको आपने उसको कंट्रोल करना है, आपको एंटीबॉडीज़ का कितना टाइटर चाहिए, अभी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन हैं को देखने। इसके अलावा अभी ये क्वेश्चन भी देखना है कि सुपरसीटेड कोई इन्फेक्शन और तो नहीं हो जाती कि अगर एक जो है अगर पर्सन जो है सास CoV-2 का है उसके साथ डेंगू इन्फेक्शन होगी, तो क्या वो दोनों जो है काउंटर एक्ट करेंगी या उसका जो चांसेस जो है मोर्टेलिटी का बढ़ जाएगा। तो ये भी अभी जो है ना डॉक्यूमेंट करना है। तो इसलिए हम किसी को जो बंदा एक दफ़ा ठीक हो गया उसको ये नहीं कह सकते कि अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि वो जी री इन्फेक्ट नहीं हो सका, क्योंकि अभी हमने री इन्फेक्शन देखना है। ये नहीं कि 5 दिन तक री इन्फेक्ट नहीं हुआ, हमने लॉन्ग टर्म देखना है कि अगर उसके पास पेशेंट या एसिम्टोमेटिक पेशेंट ये हो तो क्या वो महीने तक या 2 महीने तक 3 महीने तक कब तक वो जो है ना उसको वो री इन्फेक्ट नहीं हुआ, तो ये देखना जो है ज़रूरी है। लिहाजा हम किसी को जो पेशेंट ट्रीट हो गया उसको ये नहीं कह सकते कि इसको सेकंड चांस जो है ना इन्फेक्टिविटी का ये सेकंड राउंड नहीं हो सकता। प्रॉपर डॉनिंग और डॉफिंग बड़ी ज़रूरी है। हम लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो इस वजह से बहुत सारे नहीं इफेक्ट हो रहे कि जी वो उनको पीपीज अवेलेबल नहीं, उनको पीपीज अवेलेबल है, पहनना ही नहीं आता। नहीं है तो पहनने का तरीका है इसका कि आप जो है डॉन करें क्लीन टू डर्टी और डॉफ करें डर्टी टू क्लीन। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है जिसको आपने इसको प्रॉपरली पहनना है। उसके अलावा कहते हैं कि जी अगर क्योंकि हमारे पास अभी शॉर्टेज है मास्क वगैरह की, तो उसको डीकंटेमिनेट करने के लिए 3 मेथड बताए हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स नहीं कह रहे, लेकिन ये रिसर्च विद मेथड है कि यूवी लाइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स और मॉइस्ट हीट के ज़रिए हम डीकंटेमिनेट करके एक मास्क को बहुत दफ़ा दोबारा यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए या उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो N95 मास्क वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स है, जिसकी वजह से हम 5 से 6 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मास्क चोक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो चोक जब कर जाते हैं तो दे आर नॉट इफेक्टिव एनफ टू स्टॉप द वायरसेस फ्रॉम कमिंग टू यू। लिहाजा मैन्युफैक्चरर्स अभी स्टिल जो है वो अपग्रेड भी कर रहे हैं मास्क को, और इसके अलावा फर्दर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। जब उनकी तरफ से पॉसिबल हो, वो अगर इस मेथड को इनमें से कोई भी मेथड रिकमेंड करेंगे तो देन इट इज़ अ गुड थिंग कि जी हम इस तरह डिकंटामिनेट करके मास्क की सप्लाई जो है उसको जो है ना कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रीटमेंट्स जो हैं उसमें ट्रीटमेंट में है क्लोरोकिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन, रेमडेसिविर के मतलब बात हो रही है, रिबाविरिन, लेपोनाविर, एटोनाविर के मतलब। इसके अलावा साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स हैं जिसमें टोक्लीजुमैब है, सरल्यूमैब है, ये यूज़ होनी। अच्छा, ये कितनी इफेक्टिव है? कुछ ट्रायल्स हैं, कुछ पेशेंट्स में उन्होंने किया और बड़े इफेक्टिव निकले। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट जो डाटा या कोई रूल्स हमने इस्टेब्लिश नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास जितने पेशेंट्स थे वो क्लिनिकल ट्रायल्स में उनकी तादाद बड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द इन्फेक्टिविटी और पॉजिटिव केसेस। लिहाजा WHO ने सॉलिडारिटी ट्रायल के नाम से क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 1000 कोविड केसेज एनरोल करेंगे। 4 आर्म्स हैं जिसमें क्लोरोकिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन एक ग्रुप को देंगे, दूसरे ग्रुप को रेमडेसिविर दी जाएगी, तीसरे ग्रुप को लाइपोनाविर, रिटोनाविर दी जाएगी और चौथे ग्रुप को लाइपोनाविर, रिटोनाविर के साथ इंटरफॉन बीटा दिए जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट आएंगे। ये फास्ट ट्रैक पे भी अगर करेंगे तो ये ट्रायल जो है वो 5 से 6 महीने जो है चलेगा। उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे कि कौन सी ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव है। एक स्टडी ये भी कह रही है कि जो कंट्रीज़ जिनमें BCG वैक्सीनेशन बड़ी प्रोमिनेंट है, जिस तरह पाकिस्तान है जिसमें BCG वैक्सीनेशन होती है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे रही है इन्फेक्टिविटी को और जो है ना
मोर्टेलिटी से, क्योंकि अब इसका कॉज नहीं पता कि क्या हो रहा है, इस पर स्टडीज़ चाहिए। लेकिन ये जो डाटा इकट्ठा हुआ है उस डाटा के मुतालिक जो है ये कह रहे हैं कि जो BCG वैक्सीन जो है वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, इसलिए केसेस कम है। ये अभी देखना है, रिसर्च होगी तो पता चलेगा क्या है। वैक्सीन जो है वो इट्स अ लॉन्ग वे अहेड, ये 2-4 महीनों की बात नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट ईयर और मोर देन हाफ 1.5 ईयर कि कोई इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। और अभी तक हमें इम्यून स्टेटस का नहीं पता। हमें इम्यून स्टेटस, इसके एंटीबॉडीज़ के मतलब इंफॉर्मेशन जब मिलेगी तो वैक्सीन जो है उसके उस पर काम हो रहा है, डेवलप भी हो रही हैं, ट्रायल भी स्टार्ट हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने तलाश करनी नॉर्मल पर्सनस में और जो अफेक्टेड केसेस हैं उनमें। इसके अलावा रेमडेसिविर जो है ईबोला की ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव ड्रग है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो रेमडेसिविर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंट जो अनपब्लिश्ड जो डाटा है उसके मुताबिक जो है रेमडेसिविर जो है वो कोविड-19 की जो ट्रायल में है वो इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बड़ा उन्होंने विगरसली स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया है, और स्टेक होल्डर्स में जनरल पब्लिक भी है, वर्कर्स, ट्रैवलर्स, ट्रेड सेक्टर्स, बिजनेस, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ठीक, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को, रिलीजियस कम्युनिटी को, वीमेन, यूथ और जो है सोशल मीडिया को भी इंगेज किया है, ताकि जो है ना प्रॉपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है, SOPs जो है वो बनाए जाएं, या देखा जाए कि हर तरह की जो कम्युनिटी है या कमोडिटी है हमारी, उसको किस तरह हमने लोगों की पहुंच में रखना है, और लोगों ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सेफ रहें। कीपिंग पब्लिक हेल्थ मैयर से यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, हर जगह पे डोमेस्टिक ट्रैवल से पहले रेलवे स्टेशन पे आपकी स्क्रीनिंग हो रही। इसके अलावा डॉक्टर्स को PPE प्रोवाइड की जा रही है। PPE शॉर्टेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह की, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे। ऑल ओवर द वर्ल्ड पेंडेमिक इस तरह आई है कि UK में, USA में बहुत प्रॉब्लम है ये PPEs का। अगर PPEs मिल गए हैं तो ट्रेनिंग नहीं है जिसकी वजह से उनको पहनना प्रॉपर नहीं आ रहा, प्रॉपर पहनना आ रहा है तो प्रॉपर उसको डॉफ करना नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होते चले जा रहे हैं, और जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई PPEs की प्रॉपर हो जाएगी। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स, जिस तरह एक्सपो सेंटर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपो सेंटर्स को भी चेंज किया जा रहा है ताकि क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर प्रॉपर बनाए जाए। इसी तरह इस्लामाबाद में एक क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर अलहदा बना रहा है, क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि हॉस्पिटल से इन चीज़ों को बाहर निकाला जाए। हॉस्पिटल जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स को कैटर करते रहें, उसको उसको कंटिन्यूस उसको देखें। ऐसे जो पेशेंट जो सस्पेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, उनको स्पेशल आइसोलेटेड जो है ना सेंटर्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाए जो कि नॉर्मल हॉस्पिटल से अलग हो। दिस इज़ द नीड ऑफ द आर, और इसको जो है ना वो प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रही है। इसके अलावा लॉकडाउन जो चल रहा है, सिलेक्टिव लॉकडाउन की भी तजवीज़ है। ये तो सारे स्टेक होल्डर्स ने बैठ के डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे, और फिर इसके बाद अगर वो सिलेक्टिव लॉकडाउन करते हैं तो उसके क्या असरात आते हैं, तो वो उसको अगले लॉकडाउन को उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इट्स ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और जो एपिडेमियोलॉजिकल डाटा या केसेस आएंगे, अगर सिलेक्टिव लॉकडाउन से भी केसेस की तादाद उतनी ही रहती जितनी एक्सपेक्टेड है कि जी इस तरह पर डे बढ़ रहे हैं, तो सिलेक्टिव लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर सिलेक्टिव लॉकडाउन के बाद अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो हमें लॉकडाउन की टाइप पे प्रॉपर जाना पड़ेगा। ये विद द पैसिव टाइम, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। WHO कहती है इट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट्स ने ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा बेहतर जो है वो मेथड या प्रोसीजर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके साथ कुछ SOPs हैं और गाइडलाइंस है WHO की या CDC की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इम्प्लीमेंट की हैं। मैनुअल है एक जिसका सेकंड रिवीजन आ चुकी है, और जितना जो रिसर्च आगे बढ़ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू सी थर्ड रिवीजन दिस मंथ, और ये मंथ तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट मंथ हमें शायद जो है ना इसकी और रिवीजन मिले। इसके अलावा टेलीमेडिसिन सेंटर स्टार्ट किए जिसमें 24 आवर सर्विसेज हैं फॉर नॉर्मल केसेस। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और डॉक्टर जो है वो फिर आपको जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह के मतलब थोड़ा सा बताएंगे।
करना क्या आपने करना ये है कि तीन चीज़ें करनी है, एक्शनेबल गोल्स हैं, इजी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लव वंस को प्रोटेक्ट करें और अपनी कम्युनिटी के लिए जो है ना उसको प्रोटेक्शन दें। विलियम ऑस्लर के बड़े अच्छे वर्ड्स है, वो कहते हैं सोप वाटर एंड कॉमन सेंस आर द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सो ये डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हुए अपने आप को बचाना है, अपने प्यारों को बचाएं और अपनी कम्युनिटी को सर्व करें, उनको बचाएं। देर इज़ लाइट, वेरी ब्राइट लाइट, और बड़ी एक सुबह है एट द एंड ऑफ द डार्क टनल। वी शुड ऑल शो काइंडनेस, अवेयरनेस एंड कंपेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ईमेल मी। थैंक यू।